हमने पहली दो वीडियोस में 1947 से लेकर 2002 के इलेक्शन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं 2008 के इलेक्शन से। ये रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान का अक्सर लोग क्रेडिट देते हैं अमेरिका को। पहले तो आप एक बात समझ लें कि दुनिया भर में डेमोक्रेसी का प्रकार करने वाला अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप प्रेफर करता है। 2001 में जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफगानिस्तान में जंग करने के लिए, उनके लिए आइडियल सिनारियो यही था कि एक डिक्टेटर है, बिकॉज देन दे डोंट हैव टू डील विद द पार्लियामेंट। एक आदमी को फ़ोन किया, वो जी विलिंग एलाई बन गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, एंड दैट्स इट। वो जो पूरा मुल्क है हमने वो हमारे लोग बेचना हमने शुरू कर दिए, हमारी ज़मीन हमने दे दी, एंड टू द पीपल वी वर सोल्ड द आइडिया कि भाई हमें बोला गया इधर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस। हम दुनिया में बाकी मुल्क देखते हैं जिस तरह टर्की है जिन्होंने एलाई किया, बट उस तरह नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान ने किया। हम तो बिल्कुल सामने बिछ ही गए। वो फिर जब उनको अमेरिका को भी रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार पाकिस्तान वाले हमारे से थोड़ा डबल गेम कर रहे हैं, या वॉर थोड़ी सबसाइड हुई, तो उन्होंने बोला भाई एक डेमोक्रेसी का फ्रंट तो हमें दिखाना पड़ेगा। और यही आइडिया था कॉन्डोलीज़ा राइस का भी जब जिक्र आता है इंटरवीन करने का, मुशर्रफ पे प्रेशर डालने का। वो आइडिया ये नहीं था कि अवाम को उनका डेमोक्रेसी का हक चाहिए, डेमोक्रेसी दो। आइडिया यही था कि जी प्रिटेंड करो डेमोक्रेसी आ गई है, एक दुनिया को दिखाने के लिए फ्रंट लेकर आओ सिविलियन गवर्नमेंट का। पीछे जो है वो मुशर्रफ का ख्याल यही था, या मुशर्रफ की एग्रीमेंट यही थी कि मैं ही प्रेसिडेंट रहूँगा, मैं ही कंट्रोल में रहूँगा। इस तरह की कुछ चीज़ आपको आज भी नज़र आ रही है। जब पीटीआई करोड़ों अवाम से फंड रेज करके कि हम पाकिस्तान में आज़ादी लाएंगे, करोड़ों यूएस में लॉबी करने के लिए कांग्रेस के लोगों को इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले कहते हैं कि हकीकी आज़ादी पाकिस्तान में आएगी जब अमेरिका की ग़ुलामी ना मंजूर हो, फिर उन्हीं अमेरिकन मास्टर्स को, कांग्रेस वाले लोगों को पैसे मिल रहे हैं, लॉबिंग हो रही है। एक साहब हैं ब्रैड शर्मन जिन्होंने डोनाल्ड लू की हियरिंग में कुछ सवाल पूछे थे, उनको पीटीआई ने एज अ हीरो पेश किया। इंटरेस्टिंगली ब्रैड शर्मन जो हैं वो इजराइल की भी बहुत ज़्यादा हिमायत करते हैं। दिस गोज़ टू शो कि हमारा एक आइडिया है कि हमारी पॉलिटिशियंस करप्ट है। नहीं, दुनिया भर में करप्शन होती है, पॉलिटिशियंस फॉर हायर होते हैं। और यूएस में तो ये बहुत फेमस है कि जो लॉबियस्ट्स होते हैं वो पैसे देते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से जो बुलवा लें कांग्रेस पीपल को, अपनी मर्ज़ी से जो लॉज पास करवा लें। लास्ट वीक टुनाइट ने एक बहुत अच्छा एक एपिसोड भी किया था जिसमें कभी कभी तो लिखा हुआ कानून आता है इन लॉबियस्ट की तरफ से। जो कांग्रेस में लोग बैठे हुए हैं वो बस सिर्फ साइन, शायद पढ़े बगैर भी सिर्फ साइन करके पास करवा देते हैं। तो ये लॉबिंग हो रही है एक तरफ। वापस अगर हम 2000s में जाएं तो वहाँ भी हमें इस के सिमिलर एक चीज़ नज़र आ रही है कि ऑन द फेस ऑफ इट वो कह रहे हैं कि नहीं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं। अभी भी जिस तरह गवर्नमेंट आई है उसको डेमोक्रेटिक तो नहीं कहा जा सकता। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई है या पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है, लेकिन अमेरिका का फुल सपोर्ट है, बाइडन का फुल सपोर्ट है। वो लॉबिंग के जो करोड़ों हैं पीटीआई के, उसका कोई फ्रूट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। सो क्लियरली कोई दिल से इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का डेमोक्रेसी में। आप हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स की इग्नोरेंस या एरोगेंस कहें इसको देखें कि मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को पार्टी का चेयरपर्सन फॉर लाइफ बना दिया था, लाइक एन अफ्रीकन डिक्टेटर। अब इंटरेस्टिंगली मुशर्रफ साहब से कोई पूछे कि भाई आप उनको डिक्टेटर कह रहे हैं अपनी पार्टी का चेयरपर्सन होने का, तो सीधे मुल्क दे डिक्टेटर सी। आपने तो पूरे मुल्क पे एक डिक्टेटरशिप लगा दी थी, किस हक से? अफ्रीकन डिक्टेटर से ज़्यादा करीब तो आप हुए ना। एंड ये कोई नहीं कह रहा कि ये जो तनकीद है ये बजा नहीं है, बिल्कुल बजा तनकीद है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, उनमें इलेक्शन होना चाहिए, चेयरपर्सन फॉर लाइफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुंह से दिस तनकीद मेक्स ज़ीरो सेंस। तो मुशर्रफ ने बेनज़ीर भुट्टो को कहा हुआ था कि आप मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगी, इलेक्शन तक पाकिस्तान नहीं आएंगी, लेकिन वो आ गई। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो कराची आई। कारसाज का जो सानिया है वो हमारी सबकी आंखों के सामने था। आज तक पता नहीं चल सका कि भाई ये किसने करवाया, स्टेट उसको क्यों नहीं प्रिवेंट कर सकी। बज़ाहिर तो यही है कि टीटीपी और अलकायदा इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जरदारी साहब तो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी शायद इन्वॉल्व थी। इमरान खान ने हद तक बेनज़ीर भुट्टो पे इल्ज़ाम डाल दिया कि भाई इनकी गलती है, इनके ऊपर सुसाइड ब्लास्ट हुआ है। हद देखें। कारसाज की बॉम्बिंग में तकरीबन 200 लोग मरे, ओवर 500 पीपल वर इंजर्ड। जो लोग उस दिन की स्टोरीज बताते हैं, दे आर एब्सोल्युटली हॉरिफिक टू लिसन टू। लेकिन इन द वाइडर चेस बोर्ड, इन द वाइडर पॉलिटिक्स, ये जो हमारी एलीट पॉलिटिक्स है इस मुल्क की,
हो सकता है उसमें ये एक वार्निंग शॉट हो, क्योंकि मुशर्रफ ने एक्सप्लिसिटली मना किया था बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान आने से। और 2007 में ही नवंबर के महीने में 3 नवंबर को मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी। अब ये कई किताबें भी लिखी गई हैं शुजा नवाज़ की, अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें वो लॉयर्स मूवमेंट के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह जनरल परवेज़ कियानी वाज इन टच विद देम। तो ये अब ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है बात कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जो मूवमेंट थी उसमें जनरल परवेज़ कियानी वाज इन्वॉल्व। इंटरेस्टिंगली देखें, जो भी मिलिट्री डिक्टेटर या जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्सटेंशन लेते हैं या कोशिश करते हैं कि मैं ताहयात रह जाऊं, तो नीचे एक रिजेंटमेंट तो होती है। हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना था, और दोनों ने एक पॉलिटिकल फ्रंट अपना बनाकर पूरे मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जो प्रोटेस्ट किए, वो अब तक पाकिस्तान उससे रिकवर नहीं कर सका। एक पोजीशन, उसके पीछे 2 लोग अपनी पर्सनल ईगो के पीछे, जनरल फैज़ ने इमरान खान को इस्तेमाल किया, या जनरल फैज़ और इमरान खान वर इन कहूट से तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊं और हम मुल्क अगले 5-10 साल तक इसी तरह से चलाएंगे। आपने मुल्क की इकॉनमी, मुल्क के लोग, डेमोक्रेसी, हर चीज़ बर्बाद कर दी। उसी तरह जनरल बाजवा वाज फर्स्ट यूज़ PDM टू रिमूव इमरान खान, फिर वो PDM को हटाना चाह रहे थे इमरान खान को इस्तेमाल करके। इमरान खान कह चुके हैं कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असेंबलीज तोड़ी। तो ये जो केओस क्रिएट होता है, ये अक्सर या कभी कभी विद इन द इंस्टीट्यूशन ही होता है, या विद इन द इंस्टीट्यूशन लोग होते हैं जो देखते हैं कि पब्लिक अगर एक तरफ जा रही है तो चेंज का वक्त आ गया है। तो जनरल परवेज़ कियानी was involved in removing General Pervez Musharraf. Yahya Khan did go to Ayub Khan to get him to leave. ज़ियाउल हक का जो तैयारा है वो कैसे फटा, किसने फाड़ा, आज तक पता नहीं चल सका हमें, लेकिन जो उसकी सिक्योरिटी देनी थी वो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं देनी थी, मैंने तो नहीं देनी थी। Going back to the 2000s, 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर गॉट लकी, बट 2 months later she was not so lucky, जब लियाकत बाग में, जहाँ लियाकत अली ख़ान को भी असैसिनेट किया गया था, वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को भी असैसिनेट कर दिया गया। एक तारीख़ है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स की कि जिनको मार दिया गया या जिनको असैसिनेट कर दिया गया या जिनको अरेस्ट कर लिया गया। मुझे नहीं लगता कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर बना है जिसने जेल ना देखा हो। जो लोग अयाशी कर रहे हैं वो हैं जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर्स बने थे। ये भी आज तक नहीं पता चल सका कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट किया किसने। बज़ाहिर तो उसके पीछे TTP था, लेकिन स्टेट के पास क्या इंटेलिजेंस थी, उसको क्यों नहीं प्रिवेंट कर सके, क्यों जो क्राइम सीन है उसको धो दिया गया था। गॉड नोज़ वाई इट हैपेंड। जो वुल्फ ब्लिट्ज़र को बेनज़ीर भुट्टो ने ईमेल लिखी थी, इफ़ आई एम किल्ड, उसमें उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम भी लिया है। वुल्फ ब्लिट्ज़र ने बेनज़ीर की मौत के बाद ये भी बोला कि बेनज़ीर भुट्टो को लगता था कि मुशर्रफ के अराउंड जो लोग हैं दे वांटेड हर डेड। मैं कराची की सड़कों पे बाहर था द डे बेनज़ीर डाइड, इट वाज जस्ट पैंडेमोनियम, इट वाज केओस। एक एंगर जो है, अगेन हमें लगता है कि हर चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है, बिकॉज हमने हिस्ट्री को सही ज़ुमरे में नहीं देखा। जो सबसे पॉपुलराइज कर दी गई थी थ्योरी वो ये है कि जरदारी ने बेनज़ीर को मारा, और समहाउ ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो पूरा मुल्क उस पर यकीन भी करना शुरू हो गया था, क्योंकि हमारा एक डिस्कनेक्ट भी है अवाम का फ्रॉम द रूलिंग एलीट क्लास। तो वो एक दूसरे को समझते भी नहीं हैं। तो जिस तरह आजकल की जनरेशन ने इमरान खान पे उम्मीदें लगाई हुई थी, खुदा ना खास्ता वो असैसिनेट हो जाते या उनको सड़क पे मार दिया जाता, तो वो जो एक ब्लो बैक आता हमें सड़कों पे, उसी तरह एक लार्ज अवाम है, आप उससे रिलेट करें या ना करें, वो है एक पूरे मुल्क भर में। हमने पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया कि 80s में जब बेनज़ीर आई थी तो उनका किस तरह इस्तकबाल किया गया था। इसी तरह 10 साल की एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बाद हमें लग रहा था डेमोक्रेसी वापस आ रही है, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर आएंगी वापस। तो जब उनको असैसिनेट कर दिया गया तो मुल्क में फ्रॉम कराची टू आज़ाद कश्मीर एक ऑर्गेनिक लोगों ने चीज़ें जलाना शुरू कर दी थी, एंड स्टेट की तरफ बहुत ज़्यादा एंगर था। इसीलिए मैं इस मोमेंट में ज़रदारी को क्रेडिट देता हूँ, आसिफ अली ज़रदारी को, क्योंकि उन्होंने बोला जी पाकिस्तान खप्पे। आई नो दैट आइडिया हैज़ बिन मॉक्ड, बट इफ़ वी सिट बैक एंड रियलाइज़ के इस मोमेंट में आप इमेजिन करें, आप लोग जो उस वक्त ज़िंदा थे, आप लोगों को वो 2-3 दिन याद होंगे ऑफ वायलेंस, ऑफ केओस। लोग सड़कों पे निकले हुए थे, दुकानें जलाई जा रही थी, गाड़ियाँ जलाई जा रही थी। नाउ इमेजिन कि अगर उस वक्त लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान में वो PPP है,
इमेजिन अगर पीपीपी आसिफ अली जरदारी सामने आके बोल देते कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर को मारा है, अब जला दो। जिस तरह जब इमरान खान को गोली लगी थी तो फवाद चौधरी कंटेनर पे आके खड़े हुए थे, उन्होंने बोला आपके लीडर को गोली मारी है, अब बदला लो तुम। पूरे पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के लोगों को मैं कहता हूं, वादा करो, बदला लो। नाउ इमेजिन इफ दैट हैड हैपेंड इन 2008 कि एक बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर को आपने असैसिनेट कर दिया, जिसका लोगों से 20-30 साल का रिश्ता है, जिसका ऑलरेडी वालिद साहब भाई सबको मार दिया गया था। फिर आपको बताया जा रहा है कि एक अनपॉपुलर मिलिट्री डिक्टेटर हैं जिनके खिलाफ 10 साल तक ऑलरेडी आवाम की एक रिजेंटमेंट है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हेड ऑन ले लेती और बोलती इसने मारा है, अब तो स्टेट को ऐसी की तैसी स्टेट की, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि मुल्क में ऑलमोस्ट सिविल वॉर ट्रिगर हो सकती थी। तो आई डू गिव जरदारी क्रेडिट देयर कि सेनर माइंड्स प्रिवेल्ड, एक अग्रीमेंट हुआ, वो बैठे। हो सकता है उस एग्रीमेंट का हिस्सा ये हो कि भाई अब इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे, लेट्स नॉट इन्वेस्टिगेट एग्जैक्टली कौन लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व या किन लोगों को प्रायर नॉलेज थी इस चीज़ की। लेट्स सेट दैट असाइड, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ योर फैमिली, अभी आपके बच्चे भी हैं जिनको ज़िंदा रहना है, हो सकता है इस तरह की, अब ये मैं बिल्कुल स्पेकुलेट कर रहा हूँ, इस तरह की बातें हुई हों। उसमें पीपीपी ने ये भी एग्री कर लिया कि इलेक्शन जो हैं वो 1 महीना आगे हो जाएंगे। अगर इलेक्शंस उसी की डेट पे होती हैं तो मेरे ख्याल से तो पीपीपी को और ज़्यादा वोट मिलता, कुछ आवाम में एक बहुत ज़्यादा एंगर भी था, और फिर ऑब्वियसली एक लीडर को मारा गया है तो उनके लिए सिंपैथी भी थी। एंड 2008 के जो इलेक्शन हैं उसको हम बेनज़ीर डेथ एंड बेनज़ीर डेथ का जो आफ्टर मैथ है उसी में समझ सकते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट फैक्टर इन दैट इलेक्शन। जो हमने वोटिंग ट्रेंड्स देखे वो उसकी बेसिस पे ही हुआ। 18 फरवरी 2008 को इलेक्शंस हुए, पीपीपी वन 116 सीट्स, 88 सीट्स पीएमएल-एन जीती। अगेन ये जो आजकल के हमारे रूलर्स हैं उनके लिए ये लेसन होना चाहिए हिस्ट्री से। लोग कहते हैं आप क्यों हिस्ट्री करते हैं, प्रेजेंट की बात करो। अगर तो हम हिस्ट्री से सीख लें तो शायद प्रेजेंट में इस तरह की गलतियां ना हो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि 97 में कहा गया पीपीपी वाइप आउट हो गई, 99 में कहा गया पीएमएल-एन वाइप आउट हो गई, ये लोग तो अब मुल्क में भी नहीं रहते। फिर 10 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ, 2 सबसे बड़ी पार्टी की आती हैं, पीपीपी, पीएमएल-एन। सबसे ज़्यादा किन लोगों की वजह से वोट मिला? बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। इट शोज़ यू पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं मरती। अगर तो इमरान खान आज जेल में होते हैं, 5 साल बाद भी इलेक्शन होते हैं, 5 साल अगर इमरान खान जेल में भी हुए तो भी इमरान खान के नाम पर वोट पड़ेगा। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या आवाम का जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है वो नहीं मरता। इस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं परमानेंट है, होगी परमानेंट, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं या जो रूलर्स हैं या जो लीडर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो आते जाते हैं, उनकी इतनी लॉन्जेविटी नहीं रहती। मुशर्रफ को भी लगता था कि मैं इतना पॉपुलर हूँ कि मैं अगर इलेक्शंस लड़ूंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। इलेक्शंस एंड पोस्ट मुशर्रफ has shown us कि how untrue that was, how मुशर्रफ did not understand अवाम का सेंटिमेंट क्या था। तो जितनी हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को गालियाँ दे दें, अगर इनकी अवाम के साथ इतनी एक लॉन्ग टर्म डेकेड्स लॉन्ग स्टैंडिंग या रिश्ता रहा है तो क्लियरली अवाम इतनी जाहिल नहीं है, अवाम को समझ है। एंड अब 2008 का भी अगर वोटिंग पैटर्न देखें तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा है। जो 2 पार्टीज़ या जो 2 लीडर्स आए थे मुशर्रफ के अगेंस्ट मूवमेंट चलाने, दे एमर्ज विक्टोरियस इन द 2008 इलेक्शंस। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई शहजाद आपका बायस्ड है टूवर्ड्स दी सिविलियन गवर्नमेंट्स ओवर मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सिरे से मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स गलत है ना, कि उनके पास तो कोई हक ही नहीं होना चाहिए रूल करने का। तो जिनकी जितनी भी खामियां हों इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ऑफ कोर्स आप इसको मेरा बायस कह लें, आप इसको मेरा ओपिनियन कह लें, इन माई वर्ल्ड दे आर इन्फिनिटली बेटर दैन मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स। और कोशिशें की गई हैं। 2006 में जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साथ बैठे थे तो उन लोगों ने साइन किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री स्टूजेस नहीं बनेंगे, एक दूसरे की गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे और मुल्क को चलने देंगे। अब जो सब बातें कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, ये बातें 2006 में आपकी सबसे 2 बड़ी पार्टीज़ ने रियलाइज़ कर ली थी, एक एग्रीमेंट कर लिया था। 2008 में इलेक्शंस हुए, 2013 में एक पीसफुल सिविलियन
ट्रांसफ़र हुआ, दिस इज़ बिग फॉर पाकिस्तान। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी कब, डेमोक्रेसी एक तसलसल है, डेमोक्रेसी एक इवेंट नहीं है कि जी इलेक्शन हो गए डेमोक्रेसी हो गई, नहीं, ये दीज ट्रेडिशंस नीड टू टेक रूट, इनकी ना जड़ें डालनी पड़ती हैं ताकि ये दरख्त बड़ा हो। 2008 में 2008 से लेकर 2013 तक कई जड़ें डाली गई। मेरे ख़्याल से 18th अमेंडमेंट जो है वो एक फिनोमिनल एग्जाम्पल है एक जड़ की जो दरख्त बन रहा है, और जितनी मूवमेंट की जा रही है 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करने की, मेरी नज़र में ये एंटी पाकिस्तान है। हमें जो 18th अमेंडमेंट की तनकीद बजा है वो ये है कि जी प्रोविंशियल लेवल तक पावर आ गई है, इसको लोकल करें, इसको शहरी लेवल तक लेकर आएँ, ये नहीं कि फेडरल के पास वापस लेकर जाएँ, जी बिल्कुल लोकल उसको लेकर जाएँ। रफ़ीउल्लाह काकड़ जैसे जो ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्कॉलर हैं, वो यही कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ही वो है जिसने पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। इस वक्त जो रिजेंटमेंट है पेरिफरीज में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, अब आप इमेजिन करें अगर 18th अमेंडमेंट में नहीं होता, प्रोविंसेस के पास पावर भी नहीं होती, प्रोविंस के पास रिसोर्सेज भी नहीं होती और सब फेडरली कंट्रोल्ड होता, तो ये रिजेंटमेंट किस लेवल तक पहुंच चुका होता। सो थिंग्स लाइक 18th अमेंडमेंट ये डेमोक्रेसी की या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जीत है। दूसरे अगर हम तनकीद करते हैं कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान की एक अमेरिकन डिपेंडेंस रही थी, हम अमेरिका की कॉलोनी रहे थे, हम सिर्फ अमेरिका की सुन के चलते थे क्योंकि हमारे पास कोई राइट नहीं था। तो ये ज़रदारी के टाइम पे सीपैक शुरू हुआ, नवाज शरीफ ने उसको डेवलप किया। अब जब पाकिस्तान थोड़ा बैलेंसिंग गेम खेल रहा है या एज एन पोजीशन के थोड़ा बैलेंसिंग गेम खेल सके कि जी हमें चाइना से भी सपोर्ट आ रहा है, अमेरिका से भी सपोर्ट आ रहा है, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उन्होंने वो स्पेस बनाई। उनको अगर ये भी स्पेस दी जाती कि आप इंडिया से भी ट्रेड करना शुरू कर दें तो ये हमारी अमेरिकन डिपेंडेंस और कम हो जाती, और हम अपने नेबरहुड में देखते बजाय इसके कि हम ऑल द वे अमेरिका को देखें, जो हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया, जो अयूब खान की पॉलिसी थी, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी थी, जो ज़ियाउल हक कहते हैं इस्लामाइजेशन, वो उनकी पॉलिसी थी। अमेरिका के लिए हम जो रेंट सीकिंग आजकल क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हमारी जो सारी रिसोर्सेज हैं देर अवेलेबल फॉर रेंट, और उससे जो पैसा आता है उससे लेकर हम अयाशी कर रहे होते हैं, ये हमारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की पॉलिसी रही है। बेनज़ीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट हो, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट्स हों, उन्होंने हमेशा कोशिश की है इंडिया के साथ हम रिलेशंस बनाएं। वो तो जब मिलिट्री का प्रेशर आता है तो वो नहीं हो सकता इफ़ देयर वाज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, बिकॉज लोगों की तो विल है। तो हम इस तरह अमेरिका की एक रेंट सीकिंग कॉलोनी बन के नहीं रह जाते, हम अपने नेबरहुड की तरफ देखते, या हमारी अफ़गान पॉलिसी वो नहीं होती जो अब हमारी मिलिट्री ख़ुद तस्लीम कर रही है कि हमारी अफ़गान पॉलिसी गलत थी, एंड जो हमारे जवान अफ़गान बॉर्डर पे टारगेट हो रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, दैट दे पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क, बट वन शुड आल्सो क्वेश्चन कि ये किन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई थी जिसकी वजह से अब बलूचिस्तान में भी टेररिज्म हो रहा है जिसके रूट्स अफ़गानिस्तान में हैं, केपी में भी टेररिज्म हो रहा है जिसके रूट्स अफ़गानिस्तान में हैं। क्यों टीटीपी इधर से उधर जा सकती है, उधर से इधर आ सकती है? तो ये जो पॉलिसीज़ थी एज एन इंस्टीट्यूशन, वो भले खुल के नाम माने, बट द फैक्ट दैट वो पॉलिसीज़ रिवर्स की जा रही हैं, उसके बरक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं, शोज़ के हमारी वो पॉलिसीज़ गलत थी। अगर डेमोक्रेसी होती, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती, पॉलिटिकल प्रोसेस होता, तो पार्लियामेंट साथ बैठकर अवाम का जो कंसेंसस है उसके थ्रू पॉलिसी बनाती, एंड दे वुड हैव बिन मच बेटर देन जो मिलिट्री डिक्टेटर्स की विम्स रही हैं। अगर हम ब्रीफली 2008 से 2013 का वक्त देखें तो मुशर्रफ की जो लेगेसी थी, तालिबान, टीटीपी, मुल्क जो ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर था, बॉम्ब फटे जा रहे थे हर जगह, सिक्योरिटी का बहरान था, वो लेगेसी टेक ऑन की। उसके बाद क्योंकि डेमोक्रेसी को हम जो जड़ की मैं बात कर रहा हूँ वो लगने ही नहीं देते, वो पौधा भी बनता है तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं कि कल को ये दरख्त ना बन जाए, इसको तोड़ दिया जाए। तो वो थ्रू आउट सिविलियन गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल रही थी। जब कनाडा में ठंड होती थी, ताहिर अल कादरी साहब पाकिस्तान आ जाते थे, 4 बजे तक का वक्त दे रहा हूँ, ये होता रहता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती थी। इफ्तिखार चौधरी को जब मुशर्रफ ने हटाया, फिर लॉयर्स मूवमेंट ने रीइंस्टेट किया, तो एज चीफ जस्टिस ही वाज ड्रंक ऑन पावर, तो उन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बहुत ज़्यादा एक्सीड किया। साथ साथ मेमो गेट एक बहुत बड़ा उस टाइम का स्कैंडल बन गया। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो करते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर। देखें,
यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि 2008 में आपने इलेक्शन करवाए, अवाम को लगा कि जी जो पीपीपी की परफॉर्मेंस थी वो बुरी थी, इन्होंने इकोनॉमिकली नहीं परफॉर्म किया, इन्होंने जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए। फिर 2013 में इलेक्शन हुआ, उन्होंने वोट आउट कर दिया। इसी तरह तो डेमोक्रेसी चलती है अगर आप चलने दें। अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हाइब्रिड रिजीम्स बनाएंगे, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही है, ये पीपीपी और पीएमएलएन की एग्रीमेंट ही है कि हम अब मिलिट्री स्टूज नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से 2011 में प्रॉपरली फुल मिलिट्री सपोर्ट के साथ, आईएसआई सपोर्ट के साथ प्रोजेक्ट इमरान खान को रीलॉन्च किया गया। उनकी पार्टी में लोग डाले गए, जेकेटी को मिलाकर एक ये मिलिट्री का पॉलिटिकल विंग बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। 2013 के इलेक्शन पे जो शैडो था वो यही मुशर्रफ की लेगेसी टीटीपी और टेररिज्म का था। पीबीसी ने इसको कहा पाकिस्तान ब्लडीएस्ट इलेक्शन। अगर हम स्टैट्स भी देखें, या आजकल बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही होती है, आप केपी में स्पेसिफिकली देखें तो एएनपी पीपीपी टारगेट हुई। टीटीपी ने तो अनाउंस कर दिया था कि हम एमक्यूएम, एएनपी और पीपीपी को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। और 13 में इलेक्शन डे पर 151 लोग मरे हैं। तो ये जो टीटीपी का असर था, इवन दो वो बैलेट्स पे नहीं है, वो जो एक वायलेंस क्रिएट किया जा रहा था, लोगों को पोलिंग से डिटर किया जा रहा था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉर्नर मीटिंग्स तक नहीं करने दिया जा रहा था, उनकी लीडरशिप का कत्ल किया जा रहा था। उस कॉन्टेक्स्ट में 2013 का इलेक्शन क्वेश्चनेबल हो जाता है। 2010 में एक ख़बर भी है कि शहबाज शरीफ ने टीटीपी को बोला था कि आप पंजाब को ना टारगेट करें, हमें ना टारगेट करें। हद तक इलेक्शंस के बाद 2014 में टीटीपी ने इमरान खान को अपना स्पोक्स पर्सन भी टॉक्स के लिए नॉमिनेट कर दिया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं बायस्ड हूँ पीटीआई के ख़िलाफ़ इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, तो पीटीआई इज़ वेरी ओन फवाद चौधरी जो हैं, उन्होंने टीवी पे जाकर कह दिया था कि भाई टीटीपी के नुमाइंदे हैं पीटीआई, आरिफ अलवी जो हैं वो टीटीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोड्यूसर साहबा को कहें कि तहरीके तालिबान का एक ही तर्जमान काफी होता है। जब आप राजा साहब को भी बुला रहे हैं और अलवी साहब को भी बुला रहे हैं तो दोनों ही एक ही है, फिर एक ही काफी होता है। सो यस, 2013 में बहुत टेररिज्म था, स्पेशली केपी में तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। फिर भी आप कह सकते हैं कि 2013 के जो इलेक्शन रिजल्ट है वो बिल्कुल ही 2018 या 2024 की तरह शैम नहीं था। कहीं ना कहीं अवाम का मैंडेट रिफ्लेक्ट किया जा रहा था, एटलीस्ट मेन लैंड पाकिस्तान में। पेरिफेरीज में तो पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शंस होते हैं, आप सबको पता ही हो जाना चाहिए कि बलूचिस्तान में मजाक ही होता है इलेक्शन के नाम। पीएमएलएन 166 सीट्स, पीपीपी 142 सीट्स, और 2011 के रीलॉन्च के बाद नई पीटीआई नए पाकिस्तान के लिए जो आई थी उन्होंने 35 सीट्स जीती। इतना मसला नहीं हुआ 2013 में जी। बिल्कुल हर इलेक्शन में धांधली होती हैं, वीडियोस आती हैं। मैं ख़ुद अभी से जीर के साथ जो पॉडकास्ट आई थी उसमें डिस्कस कर चुका हूँ कि आई वाज यंग, आई बिलीव्ड इट। मैंने 2013 के इलेक्शन के बाद प्रोटेस्ट में गया, मैंने बोला भाई इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, पीटीआई को जीतना चाहिए था। प्रोटेस्ट हुई और मेरी बेसिस क्या था फॉर थिंकिंग दिस कि जी वीडियोज़ आ रही हैं। मैंने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इनफ वीडियोज़ देख ली हैं। ऑब्वियसली वो इंसिडेंट्स रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं, वो धांधली रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं, बट पूरा इलेक्शन जो है उसको ओवरटर्न करना वो एक बजा डिमांड नहीं थी। बट आई वाज यंग, मैं भी एक यूथ का हिस्सा था तो मैंने वो मान लिया। इंटरेस्टिंगली 2013 के बाद इतना मसला नहीं हुआ। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट बन गई, चीज़ें स्टेबलाइज होंगी। जो मसला शुरू हुआ वो 2014 में हुआ। ये एजाज सैयद रिपोर्ट कर चुके हैं कि लंदन प्लान जो था ओरिजिनल वाला वो ये था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त आईएसआई के हेड थे वो मिले थे इमरान खान से लंदन में। अब तो जो ताहिरुल कादरी हैं जो इन्वॉल्व थे इस प्लान में टू टॉपल नवाज शरीफ गवर्नमेंट, उन्होंने भी तस्लीम कर लिया है कि हाँ हम लोग लंदन में मिले थे। सो द प्लान वाज टू यूज़ वो चार हल्के टू टॉपल नवाज शरीफ गवर्नमेंट। वो अगर टॉपल ना हो तो जो सिविलियन पावर है उसको इरोड किया जाए। एंड इवेंचुअली यही हुआ कि जो धरना दिया गया उससे गवर्नमेंट तो नहीं गिरी, लेकिन जो सिविलियन पावर थी या जो सिविलियन ग्राउंड रीगेन हुआ था 2008 से 2014 वो कई हद तक सीड कर दिया गया। स्पेशली जो मिलिटेंसी के अराउंड पॉलिसी थी वो बिल्कुल ही सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से चली गई। एंड पीपल लाइक ताहिरुल कादरी एंड इमरान खान वर यूज्ड टू अचीव दोज गोल्स। हमने खुद देखा कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया। फवाद हसन फवाद इसी कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने बताया कि वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के पास गए कि आप रोक क्यों नहीं रहे, ये लोग तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने वाले हैं, जलाने वाले हैं, चीज़ें तोड़ने वाले हैं। तो देश से हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि इनको नहीं रोकना। कहाँ से आ रहे थे ये ऑर्डर्स?
इंटरेस्टिंगली वो 35 पंक्चर पंजाब में जो बहुत आम कर दिया गया था कि पंजाब में नजम सेठी ने 35 पंक्चर लाई सी, वो शाहिद मसूद ने तस्लीम किया कि मैंने झूठ बोला था, गलत खबर थी। उन्होंने ऑन एयर माफ़ी मांगी नजम सेठी से, और फिर जब इमरान खान से पूछा गया कि भाई आपने तो पूरे मुल्क में इतनी इंस्टेबिलिटी की, बोला 35 पंक्चर का मेरे पास प्रूफ है, डेफिनेट एविडेंस है, तो उन्होंने बोला मैंने तो शाहिद मसूद से सुना था। तो शाहिद मसूद ने बोल दिया ये झूठ था, इमरान खान ने बोला मैंने शाहिद मसूद से सुना था। बोथ ऑफ देम गॉट स्कॉट फ्री and the country lost millions in political instability for over a year. तो आप और मैं प्राइस पे करते हैं फॉर दिस पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स। हम पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज तो करते हैं शॉर्ट टर्मिज्म पे कि भाई वो फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं करते, लेकिन आप ये सिविलियन गवर्नमेंट्स को देखें तो मिलिट्री डिक्टेटर्स जो आए थे वो 10-10 साल आए थे। पीपीपी की अगर हम गवर्नमेंट देखें तो हर साल ताहिर अल कादरी आके बैठ जाते थे, 2011 से हर साल आके इमरान खान बैठना शुरू हो गए। तो जब गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है कि 4 बजे तक तुम्हारी हुकूमत है, या पार्लियामेंट पे वो देख रहे हैं कि गैस मास्क पहन के एक पार्टी हमला कर रही है और पुलिस रोक भी नहीं रही उनको, तो शॉर्ट टर्मिज्म ही होगा ना कि जब आपने इतना प्रेशर बना दिया है कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है। ये समझा जा रहा है कि कल गवर्नमेंट गिर जाएगी तो कोई आपसे लॉन्ग टर्म डील्स भी नहीं कर रहा। उस टाइम मैं लोगों को जानता था जो इन्वॉल्व थे, एंड देयर वाज एन इन्वेस्टर हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आए। और ये पर्सनल एनेक्डोट है, मैंने खुद उन इंसान को जानता हूँ जो इन्वॉल्व थे इन मीटिंग में। और वो यही हुआ कि उन्होंने जब टीवी चलाई तो टीवी पे ये आ रहा था कि भाई 4 बजे तक गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो उन्होंने बोला भाई हम कैसे डील करें व्हेन वी डोंट नो इफ़ द गवर्नमेंट विल स्टैंड और नॉट। तो ऐसे वक्त में अगर फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म गवर्नमेंट करे जिससे महंगाई होगी, जिससे पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो वो गवर्नमेंट ने गिरना ही है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी शॉर्ट टर्मिज्म इसलिए करती हैं क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म की स्पेस ही नहीं दी जाती पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और 2018 का फिर जब इलेक्शन आया उसको आपको समझने के लिए 2017 समझना पड़ेगा। अगेन डेमोक्रेसी इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। 2008 से हमने थोड़ी बहुत डेमोक्रेटिक स्पेस लेना शुरू की थी। उस स्पेस को ख़त्म करने के लिए, मिलिट्री इनरोड्स करने के लिए, सिविलियन स्पेस डिस्ट्रॉय करने के लिए यही सारी मूवमेंट चलाई गई। आज जो हम देख रहे हैं कि ये मिलिट्री गवर्नमेंट हाइब्रिड रिजीम के दरख्त बने हुए हैं, इसके पौधे आपको देखने पड़ेंगे 2013 से लेकर 2017 किसने चलाए। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसका जो फ्रूट है वो पीटीआई को बिटर टेस्ट कर रहा है अभी, लेकिन ये बिटर फ्रूट वाले दरख्त उन्होंने खुद ही लगाए थे। ये जो कब्रें उन्होंने अपने अपोनेंट्स के लिए खोदी थी उनमें खुद ये लोग जा रहे हैं। आप देखें, बोलते हैं हम फ्री मीडिया नहीं है। किसने मूवमेंट चलाई जियो और डॉन के ख़िलाफ़? डॉन लीक्स के टाइम किसने बोला कि ये लोग सारे रॉ एजेंट हैं जो मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी को हक नहीं होना चाहिए? जब हामिद मीर ने बोला कि मुझे जो गोली लगी है उसके पीछे वो थे आईएसआई के जो नॉट द चीफ जो थे, वो नाम जाके आप जियो पे देख लें, जियो ने चला दिया था काफ़ी देर। तो इमरान खान ने उस वक्त रैली करके क्या बोला जियो के बारे में, क्या बोला हामिद मीर के बारे में। फिर कई साल बाद वो कहते हैं मुझे जब गोली लगी और मैं फैसल नसीर का नाम ले रहा हूँ तो कोई चला नहीं रहा। दीज थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, दीज थिंग्स टेक टाइम। तो वो जब आपने एक मॉन्स्टर दरख्त बना दिया, उसको काटने में या उसको रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो जो 2024 में हुआ है उसके जो सारे रूट्स हैं वो 2017 से आप समझना शुरू करें। टीएलपी जो बनाई गई, जो अब इस तरह आ गया है कि किसी की कपड़ों पे अरेबिक कैलीग्राफी भी हुई हो तो उसको जलाने के लिए एक मॉब इकट्ठा हो जाता है। ये पाकिस्तान को इस नहज पे जो लेकर आए हैं। आप जाके काजी फैज़ीसा का फैज़ाबाद धरना जजमेंट पढ़ें कि जो फैज़ाबाद पे धरना हुआ है उसके पीछे कौन लोग थे, क्यों टीएलपी को बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि पीएमएलएन जो है उनका हिस्टोरिक पंजाब में जो वोटर रहा है वो रिलीजियस वोटर रहा है। उनकी भी हिस्टोरिकली फार राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्पेशली सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिश्ते ना कहें तो एटलीस्ट सलाम दुआ रही है। देयर आर इवन पिक्चर्स हिस्टोरिकली ऑफ राना सनाउल्लाह विद दीज पीपल। तो उनका वो जो एक वोटर बेस था कंजर्वेटिव रिलीजियस, उसको तोड़ने के लिए टीएलपी को बनाया गया। और अब अगर आप 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स भी देखें तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पीएमएलएन और टीएलपी का वोट प्लस कर दिया जाए तो पीटीआई के वोट से बहुत ज़्यादा होता है। एंड पीटीआई वुड नॉट हैव बीन एबल टू विन विदाउट टीएलपी's एग्जिस्टेंस। और वो जो टीएलपी और पीटीआई ने मिलकर पूरी पीएमएलएन के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई थी, उससे भी जो रिलीजियस कंजर्वेटिव वोटर है पीएमएलएन का वो टूटा। एंड देयर वर इंसिडेंट्स लाइक वेयर एहसन इकबाल वाज शॉट
क्योंकि ये जो पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन थी वो चल रही। साथ साथ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। अगेन ये तारीख का एक हसीन इत्तेफाक है कि नवाज शरीफ जिनको पॉलिटिकल करियर जो है वो शुरू लॉन्च मेहरबानी था ज़ियाउल हक का, और फिर उनको 2017 में डिस्क्वालीफाई किया वो ज़ियाउल हक के ही एक बनाए हुए कानून से, जो कि इतना फ्लिमजी कानून है कि भाई अगर आप झूठ बोलें तो पॉलिटिशियन सादिक और अमीन नहीं रहता, और सादिक और अमीन नहीं रहता तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दें। ये आपको दिखाता है कि अवाम के मैंडेट को निकालने के लिए किस तरह इन कानून को इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये लॉजिक हम यूज़ करें कि कोई झूठ बोल दे तो कभी सियासत नहीं कर सकता, तो फिर तो कोई कभी सियासत नहीं कर सकेगा। एंड द आइडिया दैट दिस इज़ अ लीगल प्रिंसिपल does not stand because this legal principle has never been applied anywhere else। अगर हम कानून बनाते हैं कि भाई चोरी करना गलत है तो जहाँ जहाँ चोरी होगी वो उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको गलत समझा जाएगा। तो ये कैसा एक लीगल प्रिंसिपल है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक इंसान को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया और वो कभी फिर कभी यूज़ ही नहीं हो सका। अब तो इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया है कि जनरल बाजवा ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी उसमें ब्रिगेडियर्स भेजे क्योंकि वो नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे। इस वक्त जो पीटीआई के लीडर हैं सलमान अकरम राजा, वो भी हमारी पॉडकास्ट पे आए थे और उन्होंने तस्लीम किया और उन्होंने खोल के बोला है, वो उस टाइम भी बोला था कि जो पैनमा का जजमेंट है ये कंप्लीट शैम है। 2018 के इलेक्शन से पहले पीएमएलएन के जो इलेक्टेबल थे, जो लोग थे, उनको पीटीआई में भर्ती किया गया। इसको सेलिब्रेट किया जाता था कि 3 और विकटें गिर गई पीएमएलएन की। लीडर्स लाइक हनीफ अब्बासी जो हैं उनको कोर्ट में घुसकर रेंजर्स ने अरेस्ट किया गया। इस तरह की सारी चीज़ें हो रही थी। फिर भी समहाउ हमें, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है तो हमें चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड लगती हैं। 2018 का जो इलेक्शन हुआ, ये सब करने के बावजूद ऑन दी इलेक्शन डे, हम अगर 2024 का इलेक्शन डे देखें, आपको वो फ्री एंड फेयर लगता कि जो सारे बैलेट्स हैं वो मिलिट्री की निगरानी में होते, अगर आप वोट देने जाते और एक आर्मी ऑफिसर आपको देख रहा होता और फिर बैलेट जो है उसको पहले और बाद में हैंडल मिलिट्री ऑफिसर कर रहे होते, ये आपको फेयर लगता 2024 में? लेकिन 2018 में ये सब हुआ और समहाउ लोगों को ये फेयर लग रहा था कि इस तरह इलेक्शन होंगे। ये सब करने के बावजूद पीटीआई नहीं जीत सकती थी, इसलिए आरटीएस को बिठाना पड़ा, इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना पड़ा। द न्यूज़ का रीसेंट एक आर्टिकल आया है कि अभी तो फॉर्म 45 है, 2024 में बहुत शोर हो रहा है। 2018 में 95% फॉर्म 45 तो कैंडिडेट्स को मिले ही नहीं थे या उनके सिग्नेचर नहीं थे उसके ऊपर। इस तरह इलेक्शन हुआ। जो डिफरेंस है 2024 में और 2018 में कि जो मीडिया पे कंट्रोल है ना, वो आफ्टर डॉन लीक्स, आफ्टर हामिद मीर इंसिडेंट, जियो, वो बहुत ज़्यादा मज़ल हो गया था मीडिया, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ गया था। तो 2018 में मीडिया इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई वर ऑल ऑन द सेम पेज। तो उस तरह से हमने खुल के तनकीद नहीं देखी या उनके पास हक नहीं था इतना खुल के तनकीद करने का। जिन जिन चीज़ों की 2024 में तनकीद की जा रही थी, उन्हीं चीज़ों को 2018 में सेलिब्रेट किया जा रहा था। अगर हम पंजाब की गवर्नमेंट भी देखें तो इस सब के बावजूद भी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द 2018 इलेक्शंस इन पंजाब वाज पीएमएलएन। जहांगीर तरीन का जहाज़ चलाकर, इंडिपेंडेंस को ख़रीद कर पीटीआई की गवर्नमेंट पंजाब में फॉर्म की गई। तो अब जो ये हम बातें करते हैं कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उनको गवर्नमेंट बनाने दे, 2018 में तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। आयरॉनिकली 2013 में when PTI was not the single largest party in KP, नवाज शरीफ के पास कोalition पार्टनर्स आए थे या छोटी पार्टियां सारी आई थी और एक ऑप्शन था कि हम एक कोalition गवर्नमेंट बना लेते हैं। पीटीआई के पास मेजॉरिटी नहीं है, बट नवाज शरीफ डिसाइडेड कि नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है तो उनको किसी के साथ कोalition बना के गवर्नमेंट बनाने का हक होना चाहिए। बट द सेम luxury या the same concession was not afforded to PMLN in 2018 and it was being celebrated। मीन्स बन रही थी कि जहांगीर खान का तरीन प्लेन यहाँ भी आ गया, इंडिपेंडेंस ख़रीद लिए। तो ये हलाल हॉर्स ट्रेडिंग इसको कहा जाए। Unfortunately 2018 के इलेक्शन में भी dozens were killed on voting day। BBC called it the dirtiest election in years in Pakistan। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली हुई थी। हम भूल जाते हैं कि 2018 के जो इलेक्शन रिजल्ट थे उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कितना कंटेंशियस समझा था, कितना क्वेश्चनेबल समझा था और किस तरह की रिपोर्टिंग की गई थी। वो तो 2013 के इलेक्शन के बाद हमने एक मूवमेंट देखी। 2018 के इलेक्शन के बाद आप ये कहें कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की पॉलिटिकल मेचोरिटी थी, या आप ये कहें कि उनकी इतनी कमर तोड़ दी थी कि उनके पास ये राइट नहीं था, वो लाडले नहीं थे कि वो पार्लियामेंट पे हमला कर सकें। तो उनके पास ऑप्शन यही था कि पार्लियामेंट बैठ के आपने तस्लीम करना है हाइब्रिड रजीम को, तो उन्होंने कर लिया। बट बिकॉज देयर वॉज नो मूवमेंट लाइक दैट, बिकॉज नवाज शरीफ वॉज इन जेल, तो वो हमने
उस तरह से हमारी शायद मेमोरी में नहीं है कि 1 साल पूरा धरना दिया जाए, लेकिन 2018 का जो रिज़ल्ट है इट वाज वेरी कंटेंशियस, इट वाज वेरी क्वेश्चनेबल, एंड जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं किसी ने उसको फ्री या फेयर नहीं बोला था। इस सब के बावजूद पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी नहीं जीत सकी। पीटीआई जीती थी 149 सीट्स, पीएमएलएन जीती थी 82, पीपीपी जीती थी 54। फिर इमरान खान ने एमक्यूएम और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पीएमएलक्यू के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई। होपफुली इस इलेक्शन सीरीज़ में अगर मैं एक चीज़ आया कर चुका हूँ या कर सका हूँ वो ये है कि अवाम जाहिल नहीं है। अगर आप 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई चाहती थी, पीएमएलएन नवाज शरीफ ने एक पूरी मूवमेंट चलाई जिसमें उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। आपने देखा कि बड़ी बड़ी रैलीज हुई, लोग लाखों में बाहर आए। वो जो एक गढ़ है पीएमएलएन का जीटी रोड, उसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे पर पीएमएलएन नवाज शरीफ के पीछे लोग आए और फिर वोट भी दिया। फिर जब पीटीआई की हुकूमत थी, गुजरांवाला का जलसा हुआ, नवाज शरीफ ने पीडीएम की जो रैलीज़ हैं उसमें जनरल फैज़, जनरल बाजवा का नाम लिया। फिर पीडीएम की रैली पे लाखों लोग आए, वोटर्स निकले। लेकिन जब उसी पीएमएलएन ने वोट को इज़्ज़त दो को हटाकर बूट को इज़्ज़त दो कर दिया, वो बिचने के लिए तैयार हो गए। पीडीएम गवर्नमेंट में उन्होंने बोला कि भाई हाइब्रिड रिजीम क्यों, हम आपको हाइब्रिड प्रो मैक्स देते हैं। तो वो बिल्कुल ही जब वो इमरान खान की पोजीशन ले ली उन्होंने एज द पपेट, एज द फ्रंट, जब पीछे मिलिट्री चलाए, तो 2024 के इलेक्शन में आपने देखा कि पीएमएलएन के ही वोटर ने उनको वोट नहीं दिया। तो अवाम कैसे जाहिल है? अगर इतना ही आसान है कि जी हमारे अवाम बिल्कुल जाहिल है, कि वाले नान बेचो इनको, ये ख़रीद लेंगे वोट, तो क्यों नहीं कर सकी 2024 में? क्लियरली हमारी आवाम जो है वो कुछ सोच समझ कर वोट दे रही है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वोट दे रही है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि जी कलेक्टिव इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि हर इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट में वोट देता है। इसीलिए आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए जो इलेक्ट होके आता है उसकी लेजिटिमेसी होती है, ना कि आप फैसला करें कि यार ये लोग तो जाहिल हैं, इनके पास वोट होने का हक़ नहीं होना चाहिए। मैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो जो एलीट है उसने पाकिस्तान को ज़्यादा बर्बाद किया है, ना कि अवाम ने। 2024 के इलेक्शन के बाद हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया उस इलेक्शन को। उसके बाद अफसा कोमल भी आई थी पॉडकास्ट पे। अगेन हमने बहुत डिटेल में उस इलेक्शन को डिस्कस कर लिया है। ये तो कंप्लीट कंसेंसस है हमारा कि 2024 का इलेक्शन शैम था, एक मजाक था। इस वीडियो सीरीज़ का ये मकसद नहीं है कि पिछले पूरे इलेक्शन शैम थे तो फिर ये जस्टिफाई हो जाते, नहीं, कभी जस्टिफाई नहीं होता। मेरा बार बार तारीख़ में जाकर आपको ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमारा जो एक आइडिया बन गया है कि हमारी पार्टी परपेचुअल विक्टिम है, आपकी पार्टी जो है वो परपेचुअल ओप्रेसर है। और अगर हम आ गए, जिस तरह भी आ गए, तो हम अच्छा करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं और आप लोग बुरे लोग हैं, आप लोग बाहर जाएं। इससे अगर हम दूर हटकर एक वेल ऑफ इग्नोरेंस पहनकर पार्टीज़ को भूल कर अगर समझेंगे जो सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें एक प्यादे को इस्तेमाल किया जाता है दूसरे प्यादे के ख़िलाफ़, और उसकी जब यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाती है या वो जब अपनी कुर्सी पे चौड़ा हो जाता है तो दूसरे प्यादे को वापस ले आया जाता है टू कट नंबर 1 डाउन टू साइज़। और जब ये दोनों प्यादे फैसला करें कि यार ये हमें खेला जा रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, आइंदा हम ये नहीं करेंगे और एक दूसरे को टर्म पूरी करने देंगे, एक दूसरे को नहीं गिराएंगे, तो फिर तीसरा प्यादा लेकर आते हैं इन दोनों को हटाने के लिए। तो कभी कोई जेल में होता है, कभी कोई कुर्सी पे होता है, कभी कोई कुर्सी पे होता है, कोई कभी जेल में होता है। इस म्यूज़िकल चेयर्स को समझें, इस सिस्टम को समझें और रियलाइज़ करें कि ये जो सिस्टम जिस तरह बनाया गया है ये प्रॉब्लम है। जब तक ये नहीं बदलेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सेलेक्ट होकर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, सेलेक्ट होकर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, सेलेक्ट होकर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी खोली है जिसमें 2 लोग बड़े मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मिफ्ता इस्माइल भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। आप पर्सनली मेरी उनके साथ पॉडकास्ट देख लें, मैं उन दोनों की एज इंडिविजुअल बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर सेलेक्ट होकर ही आना है या एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के सेटअप के थ्रू ही आना है या केयर टेकर सेटअप गवर्नमेंट के थ्रू ही आना है, तो ये अच्छा इंसान आके सब कुछ ठीक कर देगा वाला आइडिया जो है ना, प्लीज़ ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने सोच बर्बाद की हुई है। पहले मुशर्रफ एज बेनेवोलेंट डिक्टेटर बनाकर, फिर एक इमरान खान एज सादिक अमीन बनाकर, करप्शन के थ्रू साकिब निसार ने उनका पहले बनी गाला रेगुलराइज़ किया। फिर उसी साकिब निसार ने बोला यार ये आदमी सादिक और अमीन है।
जबकि साकिब निसार साहब खुद सादिक और अमीन नहीं थे। जाकर पढ़िए किस तरह बनी गाला रेगुलराइज हुआ था। इन शख्सियात और इनके मॉरल कैरेक्टर से बाहर निकलकर सिस्टम को देखें, अंडरस्टैंड करें कि एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान का, इन विच द सिस्टम यूजेस दीज पीपल जस्ट सपोर्टिंग वन ओवर द अदर और सेलिब्रेटिंग व्हेन इट हैपन्स टू योर पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड क्राइंग व्हेन इट हैपन्स टू यू इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट और इज़ नॉट द वे टू ब्रिंग सिस्टमैटिक रिफॉर्म। ज़ाहिरी बात है बुरा तो लगता है। 2013 में जब मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, जब वो नहीं बने तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन उसके बाद जितनी मैंने चीज़ें देखी हैं, जितनी मैंने चीज़ें समझी हैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि शख्सियात की बुनियाद पर आप पॉलिटिक्स को नहीं देख सकते। आपको सिस्टम समझना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या चीज़ इंसेंटिवाइज़ कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जो तारीख़ में सियासतदान आए पाकिस्तान के वो सब बुरे हैं, वो सब जाहिल हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम उनको ये करने के लिए मजबूर कर देता है और जब तक वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर, जब तक वो सिस्टम नहीं बदलेगा, आप कोई फरिश्ता भी ले आएँ, ताहिर शाह को ले आएँ, आई एम लाइक एन एंजल, उसने भी आके यही करना है जो अभी हाइब्रिड प्लस रजीम कर रही है। 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स की मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े फैक्टर्स थे वो इमरान खान की मकबूलियत, एक सेंस ऑफ इनजस्टिस जो पीटीआई के साथ हुआ है, एक एंटी एस्टैब्लिश सेंटिमेंट जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, और जो इद्दत केस का जो जजमेंट है ना, आई थिंक दैट जस्ट वेंट अगेंस्ट व्हाट इट मीन्स टू बी पाकिस्तानी, वेंट अगेंस्ट आइडियाज़ ऑफ बेसिक डिसेंसी दैट वी हैव। तो वो जो ऑन द फेंस भी था ना, उसने इद्दत केस देख के बोला कि यार ये तो टू मच हो गया, अब तो आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं, तो एज अ प्रोटेस्ट हम जाकर पीटीआई को वोट देंगे। इसमें ये भी फैक्टर हो सकता है कि जो बाकी पार्टीज़ हैं, पीएमएलएन स्पेशली, उनको लग रहा था कि नवाज शरीफ तो बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं जाके क्यों वोट दूँ। तो हो सकता है उनका वोटर ना निकला हो। जो सबसे चार्ज वोटर था वो पीटीआई का ही था, इसलिए सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ा है 2024 के इलेक्शन में, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द डेटा सेज, वो पीटीआई को ही पड़ा है। इसीलिए ईएमएस को बिठाना पड़ा। इसीलिए इवन दो मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट को लग रहा था कि हमने जो करना है वो कर दिया है, इसलिए पोलिंग डे रिलेटिवली, ये बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि पोलिंग डे पे इतने इंसिडेंट नहीं हुए। असल जो धांधली हुई है वो पोस्ट पोल हुई है और प्री पोल हुई है। प्री पोल जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है 2018 को 2024 से, वो है काजी फैज़ ईसा का जो जजमेंट था, जैसे बैट सिंबल ले लिया पीटीआई से। वो आप कहें कि भाई पॉलिसी है, ईसीपी के रूल्स हैं, मैं मान लूँ वो सारी बातें, लेकिन एक पार्टी के शॉर्ट कमिंग की वजह से आपने मिलियंस ऑफ वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, और उस जजमेंट के बाद जो इलेक्शन होना था वो फ्री एंड फेयर वैसे ही नहीं होना था। तो जी 2024 का जो इलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल है, वो शैम है, और अब जो गवर्नमेंट बनी है उसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल ही रहेगी। और 2024 में भी जो बैटल ग्राउंड था वो पंजाब और स्पेसिफिकली नॉर्थ पंजाब ही था। रफ़ीउल्लाह काकर साहब जब पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रेक डाउन किया था कि भाई हमारा सिस्टम जिस तरह से बना हुआ है, पार्टीज़ के इंटरेस्ट में नहीं है कि बलूचिस्तान में वो जाकर वो करें, रैली करें, जाकर वोट मांगें। अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की एनए जनरल सीट्स हैं 16, फैसलाबाद अकेले की 18 हैं, लाहौर की 24 हैं। तो अगर आप लाहौर जीत जाएं, अब कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी लाहौर में, आप पैसे लगाएं, इलेक्शंस रैली करें, आप 24 सीटें जीत सकते हैं। वो बलूचिस्तान का एरिया देखें, वो उस पूरे बलूचिस्तान में रोड नेटवर्क बनाना, आवाम को कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो सब आप बेहतरीन तरीके से कर लें तो भी आपको 16 सीटें मिलेंगी। तो कोई पागल ही है जाके बलूचिस्तान में करेगा। तो इसलिए पीटीआई और पीएमएलएन का जो बैटल ग्राउंड था वो नॉर्थ पंजाब ही था। दे आर ऑल्सो नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द प्रेफरीज। अगर हम सिंध की बात करें, पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया। इवन जब पूरे फ्लड्स आए थे, इमरान खान एक दफ़ा आए, वो टेंट लगाया, उधर लोगों को बुलाया, बिरयानी खिलाई, चले गए। पीटीआई के कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सिंध में। ऑफ कोर्स उनकी सोशल मीडिया रीच इतनी ज़्यादा है कि पेनिट्रेशन तो है, तो वोट तो पड़ा होगा, लेकिन पीटीआई ने किसी भी इलेक्शन प्रेडिक्शंस में, एनालिसिस में सिंध में नहीं जीतना था, और वही हुआ। आप पीपीपी को जितना भी क्रिटिसाइज़ करते हैं सिंध में, कोई और जब होगा ही नहीं तो लोग जाके किसको वोट देंगे, जब ऑप्शन ही आपके पास एक ही पार्टी का है। बाकी किसी पार्टी ने आपको इंसान ही नहीं समझा, इतना केपेबल ही नहीं समझा कि आपसे जाके बात की जाए, आपकी सुनी जाए, आपके मसलों को हल किया जाए, कोई अच्छा कैंडिडेट वहाँ पे हम बनाएं, तो फिर लोग किसको वोट देंगे यार।
जब आप किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को नहीं बनने देंगे तो फिर उस मुल्क में केओस और एनार्की ही होगा। अगर आप MQM से पूछें कि भाई आपने क्यों 2024 के इलेक्शंस चोरी किए, तो इन प्राइवेट वो कहेंगे भाई 2018 के हमसे क्यों चोरी किए गए थे। तो ये मतलब से व्हाट यू वांट, PMLN अपनी एक ओरिजिनल गुल्लू बट पार्टी है, बदमाश पार्टी है। से व्हाट यू वांट, PMQM अपनी ओरिजिनल बदमाश पार्टी है। तो जब उनका एक वो सेंस ऑफ इनजस्टिस होगा कि 2018 में हमारे से बदमाशी करके, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करके, सारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस प्रिंसिपल्स को रद्द करके हमसे इलेक्शन चोरी किया गया था, तो फिर ऐसे खेल लो। अब आओ, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हम शरीफ किया हुए सारी दुनिया बदमाश होगी। अब हम बदमाशी करके दिखाते हैं। और MQM ने वही किया कि भाई फुट लो जो फुटना है। तो कराची की आवाम को क्या मिला? 2018 में जो कराची का आवाम का मैंडेट था वो चोरी कर लिया गया, 2024 में जो आवाम का मैंडेट था वो चोरी कर लिया गया। एंड दीज पार्टीज आर हैप्पी विथ व्हाट हैपेंड, जो जीती हैं, जो उसके बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2018 में भी यही हुआ था, फिर इस तरह कर लो आप। दिस इज़ वाई आई कीप गोइंग बैक टू द पास्ट, दिस इज़ वाई आई ट्राई एंड गो बैक। यार जी ओरिजिनल सिन क्या है? आज जो एक जहरीला दरख्त बना हुआ है, पॉइजनस ट्री बना हुआ है, इसका पौधा किसने डाला था? इसलिए मैं ज़्यादा इल्ज़ाम उन पर ठहराता हूँ। लाइक अगर आज आप कहें कि भाई नवाज शरीफ को सिंपैथी होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को सिंपैथी होनी चाहिए, इमरान खान को जेल से निकाल दें, तो जब नवाज शरीफ को जेल में डाला हुआ था और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और जब नवाज शरीफ की बीवी मर रही थी और आप लोग कह रहे थे भाई ड्रामे कर रही हैं एमी, तो वो आदमी, अगेन पॉलिटिक्स सेट असाइड कर दें, प्रिंसिपल सेट असाइड कर दें, दैट्स व्हाट नवाज शरीफ वेंट थ्रू, दैट्स व्हाट मरियम नवाज वेंट थ्रू, कि उनका बेडरूम तोड़कर आपने अरेस्ट कर लिया था। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स? ये लोग अब सिंपैथी शो करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये लोग यही बदला लेंगे, ये लोग यही बोलेंगे भाई अब हमारे साथ जब हो रहा था आप भंगड़े डाल रहे थे, अब डालो भंगड़े। तो जब आप पॉलिटिक्स को, रूल्स, ट्रेडिशन, प्रिंसिपल्स, इन सब को हटाकर माइट इज़ राइट कर देते हैं, तो फिर इस वक्त माइट जिनके पास है वो जो कर रहे हैं, आप और मैं तो ज़्यादती बोलेंगे, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो ये ज़्यादती ना करें और उनके दिल पसीज जाएं, दिस इज़ एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच फ्रॉम देम। अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल गेम ऑफ थ्रोन्स में जो जीते, जो भी लूजर्स हमेशा हम लोग होते हैं। अगर हम तारीख में कहें कि 1997 में PPP विक्टिम थी, तो 2024 में PPP बेनिफिशरी थी। अगर हम कहें 2024 में PPP विक्टिम है, तो 2018 में PTI जो है वो बेनिफिशरी थी। 2024 में अगर हम कहें PMLN बेनिफिशरी है, तो 2018 और 99 में वो विक्टिम थी। अगेन इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, इट्स नॉट अबाउट ये अच्छा है वो बुरा है, इट्स अबाउट टग ऑफ वॉर जो चल रही है। और अब जो है, अब वो एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट टग ऑफ वॉर बन चुकी है कि भाई जुडिशरी के कुछ लोग हैं जो इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। इसी तरह फाइनेंशियल एलीट में भी ये है, इसी तरह जर्नलिस्ट में भी यही है। तो जो हमारी एलीट है, क्योंकि अब अमेरिकन डॉलर्स उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह ज़ियाउल हक मुशर्रफ के टाइम आ रहे थे, वो पाए छोटा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं फॉर अ स्लाइस ऑफ दैट श्रिंकिंग पाई, क्योंकि इनको एक आइडिया हो रहा है कि अगर ये भी नहीं मिला तो हमारे भी भूख और फाके हैं। एंड 2017 से जिस तरह की सियासत हुई है, जो तर्ज सियासत रहा है कि जी मार ही दो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, एक ब्लैस्फेमी कैंपेन ही चला दो इनके ख़िलाफ़, उसके बाद डू और डाई सिचुएशन पे हम सियासत को ले आए हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एज पीपल ऑन द आउटसाइड। हम हेल्पलेस भी फील करते हैं और हमें कोई रे ऑफ होप भी नहीं नज़र आती। तो ये तारीख पे वीडियोस बनाने का, इस पूरी इलेक्शन सीरीज़ बनाने का मेरा तो सिर्फ यही आइडिया था कि हम सिस्टम को समझें, हम ये समझें कि सिर्फ जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा से विक्टिम नहीं रहा, या सिर्फ जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा से अच्छा नहीं था, या जो अभी बेनिफिशरी हैं वो कल को विक्टिम नहीं थे। हम एक स्टेप बैक करके सिस्टम को समझें और सिस्टम के ख़िलाफ़ या उसके रिफ़ॉर्म के लिए एक जद्दोजहद साथ चलाएं। अगर हमें इसी तरह बांट दिया जाएगा कि आप पटवारी हैं, आप यूती हैं, आप जियाले हैं, और हम आपस में लड़ते रहेंगे कि नहीं साडा वाला शेर है, तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, तो जो
हाउस है दैट विल कीप विनिंग, द एस्टैब्लिशमेंट विल कीप विनिंग, वो आप लोगों को इस तरह के नए पपेट्स बनाकर दे देगा। अगर हमें इस वक्त लग रहा है कि यार ये सारे चले हुए कारतूस हैं, बुरे हो गए हैं, तो हो सकता है 10 साल बाद शायद आफरीदी प्राइम मिनिस्टर बन के आपके सामने आ जाए। हम जब तक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं डालेंगे, जब तक प्रिंसिपल्स नहीं बनाएंगे, सिस्टम्स नहीं बनाएंगे और उनको चलने नहीं देंगे। हम कहते हैं जी पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूशन करप्ट है, एक ही इंस्टीट्यूशन अच्छा है तो मुल्क में हर चीज़ उनके हवाले कर दो, क्रिकेटर्स को भी वही ट्रेन करेंगे, लेकिन हम उसका रिवर्स नहीं देखते कि भाई एक इंस्टीट्यूशन ही के पास ही सारी रिसोर्स हैं, क्योंकि वो कोई और इंस्टीट्यूशन बनने नहीं देते। पाकिस्तान में कैसे अच्छी पुलिसिंग होगी जब पुलिस गलत इंसान को उठा ले तो पूरी आर्मी या आर्मी के कुछ लोग वो जाकर पुलिस को मार सकते हैं। तो अगर आप पुट योर सेल्फ इन अ पुलिस वाला शूज़, राइट, अब आपकी तनख्वाह है 40,000 50,000 जो भी आपकी तनख्वाह है, आप रोड पे खड़े हुए हैं, आपको कहा गया है कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन टेंस है, लोगों को रोको। आप देखेंगे कि वीगो आ रही है, आप रोकेंगे नहीं? क्यों रोकोगे? पागल हो? आपको पता है कि यार गलत आदमी को रोक लिया तो मैं क्या, मेरा पूरे स्टेशन में घुस के लोगों को मारा जाएगा। सो इंडिविजुअल एक्शन बुरा है, उसको बुरा बोलें कि यार इस आदमी ने बुरा किया, ये पंजाब पुलिस का बंदा था, इसने ये किया, ये बुरा है, बिल्कुल बोलें। लेकिन जब हम एक मैक्रो व्यू लें या जब हम हिस्ट्री को देखें, लेट्स नॉट हाइपर फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, लेट्स नॉट हाइपर फोकस ऑन द आइडिया कि इस आदमी ने इस वक्त बुरा किया था। लेट्स टेक अ ब्रॉडर व्यू एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर वी वेंट रॉन्ग और वो दरख्त कैसे बना, एंड वापस जाकर, ऑब्वियसली हम हिस्ट्री में तो नहीं जा सकते, अगर हम प्रिंसिपल समझ जाएं रादर देन फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल के जिस इंडिविजुअल को फ़ायदा मिला, डू आई लाइक हिम और नॉट, अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल समझ जाएं तो हमें समझ में आएगा कि वक्तन फ़र वक्तन अगर ये लड़ें, लेकिन हमारे मुल्क की जुडिशल एलीट, हमारे मुल्क की फाइनेंशियल एलीट, हमारे मुल्क की मिलिट्री एलीट, हमारे मुल्क की पॉलिटिकल एलीट, एट द एंड ऑफ द डे इस एलीट स्टेटस को के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत हद तक अलाइंड हैं और ये आपस में गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं। ये अवाम के बारे में नहीं फ़िक्र करते। आप और मैं इन लोगों के लिए डिस्पोजेबल हैं। आपको और मुझको इस्तेमाल किया जाता है कि हम प्रेशर बनाएं सिलेक्ट होने के लिए, और इलेक्शंस पाकिस्तान में सिलेक्टेड होने की एक रेस है एंड इट्स डीजेनरेटेड इनटू दैट, क्योंकि रिपीटेडली आपने अवाम का मैंडेट छीना है, अवाम की विल को नहीं रिस्पेक्ट किया, एंड दिस इज़ अ वेरी 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 डार्क रोड दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग डाउन। देयर इज़ ओनली सो मच पीपल कैन टेक। तो अब जो हो गया वो हो गया। नाउ द लीस्ट दैट वी कैन डू इज़ कॉल फॉर प्रिंसिपल्स टू बी इस्टेब्लिश्ड। और ये कोई नहीं है कि जैसे बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ द गेम है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपना नॉर्थ स्टार बनाकर चलें, डेमोक्रेसी को फैलाएं, उसको फलने फूलने दें। अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्लीक फ्यूचर फॉर आवर कंट्री एंड आई होप थिंग्स डोंट कम टू दैट। एंड आई होप इस सीरीज से आपने कुछ सीखा हो, और हमारी जो तारीख़ है उससे अगर हम सीखें तो वन होप्स वी डोंट रिपीट इट, बट वी बोथ नो दैट वी विल बी सिटिंग हियर इन 2026 अगर मिड टर्म इलेक्शंस हो गए, और हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि कितना शैम इलेक्शन हुआ है, लेकिन जो फॉर्म 47 पे जीता होगा उस टाइम वो भंगड़े डाल रहा होगा कि साडा वाला अब की बार हमारी सरकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।